बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर में रीना, बबीता, रवि और विकास बैठकर उस बारिश का मजा ले रहे थे कि तभी विकास अपनी माँ शांति से कहता है, माँ देखो ना, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर इस बारिश में आपके हाथ के पनीर के पकौड़े हो जाएं तो। वैसे भी आप तो पनीर के पकौड़े लाजवाब बनाती हो। विकास जी बिल्कुल सही कहते हैं। आपके हाथ के पनीर के पकौड़े इतने लाजवाब होते हैं कि मन करता है बस खाती रहूं। तुम लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। माँ, हम सब ये कहना चाहते हैं कि इस बारिश में अगर चाय के साथ पनीर के पकौड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता। क्यों रवि जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो माँ। चाय बबीता या रीना में से कोई एक बना लेगा, लेकिन पकौड़े तो आपके ही हाथ के खाने हैं। इस तरह शांति के दोनों बेटे और बहुएं उसके हाथ के पनीर पकोड़े खाने की जिद करने लगते हैं। जिसके बाद शांति किचन में जाती है और पनीर के पकोड़े बना के लाती है और इस तरह वो लोग पनीर के पकोड़े के मजे उठाते हैं। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन शांति की दोनों बहुएं रीना और बबीता एक साथ बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बबीता, जाओ जरा देख कर आओ, कौन है दरवाजे पर? दीदी, आपको तो पता है ना, मैं आपके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। अब जब चाय से आप नहीं उठ सकती तो मैं कैसे उठ जाऊँ? बबीता, सच में तुम ना बहुत बड़ी आलसी हो। अरे तुम अपना चाय छोड़कर एक दरवाजा नहीं खोलने जा सकती? हाँ तो दीदी, आप चले जाइए ना। अब इतनी देर से आप यहाँ बैठकर मुझे ऑर्डर दे रही है, इतने में तो दरवाजे को आप खोल भी सकते थे ना। दोनों देवरानी और जेठानी में दरवाजा खोलने को लेकर बहस हो रही होती है कि तभी शांति वहाँ आती है और उन दोनों को इस तरह झगड़ा करते देख उनसे कहती है, तुम दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि दरवाजा खोलने मैं जा रही हूँ। एक दरवाजा खोलने में ना जाने इन दोनों को कितना आलस आ रहा है। इतना बोलकर शांति अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बेटे रवि और विकास दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, दरवाजा खोलने में इतना समय कौन लगाता है? आपको पता भी है हम लोग कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बेटा, मैं तो किचन में पकोड़े बना रही थी। दरवाजा खोलने पर तुम दोनों की पत्नी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और जब मैंने देखा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीत रहा है तो मैंने ही ये दरवाजा खोल दिया। यार, इस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती क्या? जब भी आओ तब मुझे इस घर में कलेश ही दिखता है। कभी कोई किसी से झगड़ रहा होता है तो कभी कोई किसी से। इतना बोलकर रवि और विकास दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ दोनों देवरानी जेठानी का कलेश भी बढ़ता ही रहता है। छोटी छोटी बातों पर वो दोनों लड़ने झगड़ने लगती है। उन दोनों को इस तरह लड़ते झगड़ते देख शांति बेहद परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रीना और बबीता में काफी कलेश हो रहा था कि तभी शांति गुस्से में उनको फटकार लगाते हुए कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों इस तरह लड़ना झगड़ना कब बंद करोगी। अरे 30 दिन का कलेश घर में जरूर किसी पर बरसता है। इतना बोलकर शांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि की नौकरी चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, बहुत हो गया। अब मुझे आपके बड़े बेटे के साथ एक घर में नहीं रहना। भैया खुद तो कुछ काम करते नहीं हैं और अपनी बीवी के साथ मेरे ऊपर बोझ बने बैठे हैं। मैं इतनी कम सैलरी में पूरे घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा? क्या बोला तूने? मैं और मेरी बीवी बोझ है तुझ पर? अरे भूल मत, आज जिस कंपनी में तू काम कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है। मैंने ही तेरी नौकरी लगवाई थी वहां। और रही बात साथ रहने की, तो मुझे खुद तेरे साथ नहीं रहना। माँ, आप हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दो। अब ये घर 2 हिस्सों में बटेगा। अच्छा हुआ ये दिन देखने से पहले तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अगर वो आज यहाँ जिंदा होते तो जीते जी मर जाते। तुम दोनों को बंटवारा चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम दोनों का बंटवारा करती हूँ। देखती हूँ अलग होने के बाद कैसे तुम दोनों अपना गुजारा करते हो। शांति के दोनों बहू बेटों के बीच का कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शांति को आखिरकार अपने दोनों बेटों के बीच बंटवारा करना ही पड़ता है। और बंटवारे के बाद, सुनिए जी, बंटवारा हो गया पर आप खुद सोचिए, आपकी जॉब नहीं लगी अब तक। आप कैसे अपनी माँ को खिलाओगे? यहाँ हमारा खुद का खाना मुश्किल है। आपका छोटा भाई नौकरी कर रहा है। माँ जी को बोलो कि वो अपने छोटे बेटे के साथ रहे। तुम सही कह रही हो, मैं कल ही इस बारे में माँ से बात करूंगा। जहाँ एक तरफ रवि और रानी शांति को रखने से मना कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर
बबीता और विकास भी अपनी माँ को साथ नहीं रखना चाहते थे। अगली सुबह दोनों बेटे शांति के पास आते हैं और मुंह लटकाए हुए शांति से कहते हैं, माँ जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा बहुत कम पैसे कमाता है। इतने कम पैसों में तो हमारा भी गुजारा नहीं चल रहा। हम आपको अपने साथ कैसे रखें? इसलिए आप जेठ जी के साथ रहिए। ऐसे कैसे जेठ जी के साथ रहिए? जेठ जी कमाते हैं क्या? तुम्हारा पति कमाता तो है, तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी तो बन रही है, पर यहाँ तो हम 1 वक्त की रोटी भी नहीं जोड़ पा रहे। माँ जी को कैसे रखेंगे? माँ जी आप अपने छोटे बेटे के साथ रहो, वरना इस घर से जाओ। माँ, मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। आप तो जानती ही हैं हमारी हालत अभी खुद कितनी खस्ता हो रखी है। आपको अपना ठिकाना खुद ढूंढना पड़ेगा, हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। हे भगवान, तू ये कैसे दिन दिखा रहा है? ऐसी संतान से तो अच्छा मैं निसंतान रहती। पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चों, इस बुढ़िया में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकूं। और भूलो मत, जिस घर पर तुम दोनों इतना रौब झाड़ रहे हो, वो घर भी मेरा दिया हुआ है। तुम मुझसे मेरे पति का घर छीन सकते हो, पर मेरे पति की दुकान नहीं। मैं अपने पति की इस पुरानी टूटी फूटी दुकान में रहूंगी, जो मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं दी। शांति के दोनों बेटे शांति से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसके बाद शांति अपना सामान लेकर अपने पति की दुकान में जाती है। भूखी प्यासी शांति पूरे दिन दुकान में बैठी रहती है और शांति की ये हालत देखकर गांव के लोग और आसपास के लोगों को उस पर तरस आने लगता है और हर कोई उसे आते जाते थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे देकर जाते हैं। अरे शांति बहन, तुम्हारे बच्चे तो सच में निकम्मे हैं। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है हमारी औलाद ही ना रहे। इसीलिए तुम ये 100 रुपए ले लो, कुछ खा लेना। शांति बहन, मैं जानती हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं ये थोड़ा सा खाना अपनी सास से छुपा कर लाई हूँ। अगर उस बुढ़िया को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। मरने पर है, पर नजर अब भी तेज है मेरी सास की। तुम इसे खा लो और कल मैं तुम्हें थोड़ा सा राशन भी दे दूंगी। मेरे नालायक बेटे बहू से तो अच्छे आप लोग हैं। आप लोग को मेरी कितनी फिक्र है। भगवान ने चाहा तो एक दिन मेरे बच्चों को मेरी अहमियत पता चलेगी, पर तब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। भगवान सब देख रहा है। भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। शांति बहन, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पति मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, पर उनके जाने के बाद मेरा कोई मित्र ही नहीं बना और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस पनीर के। ये लो, तुम ये पनीर ले लो और मेरी बीवी की ये साड़ी भी तुम ले लो। तुम्हारी साड़ी फट गई है ना, और ये मत सोचना कि ये सब मैं छुप कर दे रहा हूँ। मेरी बीवी ने कहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इस तरह गांव वाले पैसे और सामान से शांति की मदद करते हैं, जिसके बाद शांति के दिमाग में पनीर पकोड़े का ख्याल आता है और वो फैसला कर लेती है कि वो दुकान को अपना घर भी बनाएगी और उसी दुकान में अपने पनीर के पकोड़े भी बेचेगी। अब क्या था, अगले ही दिन शांति, जिसके गले में एक पतली सी सोने की चेन थी, वो उस सोने की चेन को बेच देती है और गांव वालों के द्वारा मिले कुछ पैसे और सामानों का इस्तेमाल करके अपना खुद का पनीर पकोड़े का काम शुरू करती है। अरे वाह बहन, दुकानदार ने तुम्हें जो पनीर दिए थे उसका तुमने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। तो कितने के दे रही हो पकोड़े? बस 20 रुपए भैया, और ये सब आप लोगों की ही बदौलत है। आज आप लोगों की वजह से मैं अपना पनीर पकोड़े का काम शुरू कर पा रही हूँ। आप सब बस इसी तरह मेरा साथ देना। शांति बहन, हमें तुम्हारा साथ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा गांव में कोई और पनीर के पकौड़े नहीं बेच रहा। और तुम तो जानती हो, चाहे गांव हो या शहर, पनीर के पकौड़े तो हर किसी के फेवरेट है और हर किसी को पनीर पकौड़ा बनाना आता भी नहीं है। अब तो तुम जल्दी से एक हरी और एक लाल चटनी के साथ हम सब के लिए एक एक प्लेट पनीर पकौड़ा लगा दो। सभी गांव वाले ना सिर्फ शांति की मदद करते हैं, बल्कि वो सब शांति से ही उसके पनीर पकोड़े लेते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब दूर दराज के लोग भी शांति के पास आकर उसके पनीर पकौड़े खाते हैं। देखते ही देखते शांति की खस्ता हालत पहले से बेहतर हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शांति के निठल्ले बेटे, जो अब तक काम नहीं कर रहे थे, वो घर का सारा सामान बेचकर खा जाते हैं। और एक दिन, अरे तुम भी अपने भाई की तरह हो गए हो, एक नंबर के आलसी। अगर सुबह 12 बजे उठोगी तो ऑफिस कब जाओगे? ऐसे में नौकरी नहीं जाएगी तो क्या जाएगी? अब घर में कुछ नहीं रखा जिसे बेचकर हम खा सके। निकम्मे आदमी, कुछ काम कर लो। अरे बबीता, हमने गलती करी बंटवारा करके।
जिंदगी बर्बाद हो गई हम दोनों की इन आदमी से शादी करके। उस बुढ़िया को देखा हमने, घर से बाहर निकाल दिया, बंटवारा कर दिया, पर बुढ़िया गांव में अपनी छोटी सी पकौड़े की दुकान खोलकर बैठी है और आज हमसे अच्छी जिंदगी जी रही है। अरे तुम दोनों भाई कमा नहीं सकते, इसलिए कह रही हूँ कि अपनी माँ से जाकर माफी मांग लो। अब वो बुढ़िया ही हमें 2 वक्त का खाना खिला सकती है, यही आखिरी मौका है। भूख से मरने से अच्छा है कि इस बुढ़िया के पैरों पर गिर जाए, वैसे भी माँ है, माफ कर देगी। जब शांति की बेटी बहू की हालत खराब हो जाती है और उन्हें शांति के अच्छे दिनों के बारे में पता चलता है, तो वो सब हाथ जोड़कर शांति के सामने आ खड़े होते। माँ, हम आपके दुष्ट पापी बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। अपने बच्चों को माफ करो और हमें अपना लो, हमारे साथ घर चलो। आपको पकोड़े बेचने की जरूरत नहीं है, आपका ये कारोबार हम संभालेंगे। खबरदार अगर मुझे अपनी माँ कहा तो अब मैं तुम दोनों की माँ नहीं हूँ और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें माफ करूँगी और अपना पकोड़े का धंधा तुम्हें सौंपूंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं खुद ही पकोड़े बेचने का काम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर मैंने अपना ये काम तुम दोनों के हाथों में सौंपा तो तुम दोनों मेरी दुकान भी बंद कर दोगे, और अगर मैं मर गई तो तुम दोनों मेरी लाश को भी आग नहीं दोगे। तुमसे अच्छा ये गाँव वाले हैं। अगर कल को मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो गांव वाले मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसलिए भागो यहाँ से। शांति अपने बच्चों को माफ नहीं करती और उन्हें खुद से दूर कर देती है और अकेले ही पनीर के पकौड़े बेचती है और अपनी जिंदगी जीती है। यहाँ तक कि शांति जो भी पैसे कमाती है वो सभी वो जरूरतमंद लोगों को देकर उनकी मदद करती है और मरते वक्त भी अपना सब कुछ वो वृद्ध आश्रम को दे देती है, जहाँ की संस्था उन पैसों से बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते हैं जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था।